नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं तमिल फिल्म कर्णन का। बहुत दिनों से फिल्म पीछे छूट गई थी, देखना रह गया था। कल दोपहर को ही मैंने इसे देखकर कंप्लीट किया और बहुत सारी बातें इस फिल्म के बारे में मुझे आप सबके साथ में करनी है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को आप आखिर तक पूरा ज़रूर देखिए। कई सारे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिल्म के उस सीन से जहाँ पर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स पुडियनकुलम गांव पर आक्रमण करती है और वहाँ पर क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सबको अमानवीय तरीके से लहूलुहान होने तक उन्हें पीटा जाता है पुलिस के द्वारा। उन गरीब गांव वालों के जो मिट्टी के छोटे से घर हैं, उनकी जो घर की जो वस्तुएं आदि हैं, उन्हें पूरी तरीके से पुलिस के द्वारा तहस नहस कर दिया जाता है। जब मैं उस सीन को देख रहा था फिल्म में, तो एकदम से मेरी आंखों के सामने, मेरे ही जीवन में, मेरे ही साथ, मेरे ही सामने हुई घटना आंखों के सामने आ गई। 2009 में मैं मेरे गुरुदेव के आश्रम में था। आप सब जानते हैं कि मैं 8 वर्ष तक गुरुदेव के आश्रम में समर्पित था। तो 2009 में एक दिन सैकड़ों पुलिसकर्मी अहमदाबाद आश्रम में आए थे और आश्रम के जो निर्दोष साधक हैं, जो संसार के सारे सुखों को त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए वैराग्य की भावना से ओतप्रोत होकर आश्रम में रहते हैं, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य निस्वार्थ भाव से देश, संस्कृति और समाज की सेवा करना है, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों निर्दोष साधकों को पुलिस के द्वारा उन्हें अमानवीय तरीके से लहूलुहान होने तक पीटा गया था। मुझे आज भी याद है, 1.5-2 महीने तक उनके शरीर के जख्म भरे नहीं थे। आश्रम के दरवाजे, खिड़कियाँ, कांच आदि सब कुछ तोड़ दिया गया था। पर दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, आश्रम के पीछे तक बाहर के लोग डंडे लेकर खड़े थे। अब उन्हें कैसे पता था कि भाई ये होने वाला है, पुलिस की कॉम्बिंग वगैरह पता नहीं, पर हाँ वो खड़े थे और मुझे बाहर के उन लोगों ने डंडे से पीटा था। मुझे मेरे पैर पर पीछे इतने डंडे मारे गए थे, इतना मेरा पैर सूज गया था, नीला काला पड़ गया था पैर, चल नहीं पा रहा था मैं। वहाँ से जैसे तैसे, मतलब मुझे तो मार ही डालने वाले थे वो वहाँ पर जैसे जैसे मैं जान बचाकर भागा। आप कल्पना नहीं कर सकते, उस समय ऐसा पूरा वातावरण बना दिया गया था मीडिया के द्वारा आश्रम के साधकों के विरुद्ध कि सफ़ेद कपड़े देखकर पता नहीं कब कहाँ से कौन हमला कर दे। मैंने कचरे के ढेर से बिल्कुल ख़राब हो चुकी ऐसी पैंट, गंदी सी बिल्कुल, उस पैंट को उठाकर पहना था ताकि सफ़ेद कपड़े ना दिखे। ऐसा पूरा वातावरण था। इधर आश्रम के जो इस प्रकार से निर्दोष साधक है, समर्पित साधक, उन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया था। वो जेल में लेकर के गए थे, अलग अलग जगह उन्हें रखा गया था। कुछ जगहों पर तो ठीक ठाक उनके साथ व्यवहार किया गया, पर कुछ जगहों पर उन्हें इतना शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया कि वो आज भी याद करके पूरा शरीर कांप उठता है। उन्हें शौचालय में जाने नहीं दिया जाता था, वो पीछे से मारा जाता था, मांस खाने के लिए उन्हें टॉर्चर किया गया था। पता नहीं, दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे अशोक सिंघल जी अहमदाबाद आश्रम आए थे। 5:30 बजे सुबह आश्रम के कुछ गिने चुने साधक भाई थे, उनसे मिलकर वे फिर अशोक सिंघल जी, मोदी जी से मिलने के लिए गए। तब उन जो 250 के करीब आश्रम के साधकों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें बेल पर तो छोड़ दिया गया था। उसके 7 वर्ष के बाद में 2016 में कोर्ट के द्वारा उन आश्रम के साधक भाइयों को निर्दोष बरी किया गया था, 7 वर्षों के बाद में। और आश्रम पर जो कुछ भी झूठे आरोप लगे थे, 2007-8-9 का वो समय आप याद करिए, टीवी पर दिन रात किस प्रकार से बापूजी के विरुद्ध झूठे झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, कैसे षड्यंत्र हो रहा था। उन सारे आरोपों में, मतलब जैसे जादू टोना होता है, तंत्र मंत्र बच्चों के साथ वगैरह, क्या क्या झूठे आरोप लगाए गए थे, उन सब से आश्रम को निर्दोष बरी किया गया। पर हमारी मीडिया ने वो दिखाना तक आवश्यक नहीं समझा। और वो 2007-8-9 को तो समय आप याद करिए दोस्तों, मतलब क्या कैसा पूरा वातावरण था देश में। हिंदू आतंकवाद का जो झूठ है, उसे सही साबित, हिंदू आतंकवाद को सही साबित करने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे थे। एक तरफ पाकिस्तानी आतंकवादियों को छोड़कर कर्नल पुरोहित जी, साध्वी प्रज्ञा जी, असीमानंद जी, इन्हें फंसाया जा रहा था। ईशरत झा आतंकवादी नहीं है, ये कहलवाने के लिए उस समय के ही गृह मंत्रालय के अधिकारियों को टॉर्चर किया जा रहा था, सिगरेट से उन्हें दागा जा रहा था, जलाया जा रहा था। यही नहीं, 26/11 आतंकवादी हमला हिंदू आतंकवादियों के द्वारा किया गया हमला था, ये साबित करने का भी पूरी प्लानिंग हो गई थी। कसाब के हाथ में भगवा का लावा, उसके बाद में हिंदू नाम से आईडी कार्ड वगैरह। और दूसरी तरफ बापूजी पर दिन रात किस प्रकार से झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। इसके अलावा कम्युनल वायलेंस बिल जो लाया जा रहा था 2012 के समय, वो याद करिए। तो उस समय को तो कल्पना नहीं की जा सकती कि कैसा उस समय ये पूरा माहौल था। तो
सिस्टम के द्वारा, पुलिस के द्वारा हुए अन्याय पर ही ये फिल्म आधारित है। तो मैंने अपने जीवन की वो घटना मुझे याद आ गई, और भी इस बारे में मैं आगे बात करूँगा। केवल यही नहीं, उसके बाद भी, घर पर आने के बाद भी जो सिस्टम, प्रशासन के द्वारा हुआ अन्याय, हिंसा का मुझे जो सामना करना पड़ा है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और ये फिल्म जो कहने का प्रयास करती है कि सिस्टम, पुलिस के द्वारा अन्याय हो जाए तो पुलिस और मिलिट्री के विरुद्ध ये गांव वाले युद्ध छेड़ देते हैं एक प्रकार से। तो इस पूरे विषय के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कर्णन फिल्म में गांव के लोगों का जीवन कैसे दिखाया गया है, उस पर हम चर्चा करते हैं। मुझे पुडेनकुलम गांव का वातावरण जिस प्रकार से दिखाया गया है, वहाँ के जो बुजुर्ग दिखाए गए हैं, वो सब देखकर अपने गाँव की और मेरी दादी और नानी की एकदम से मुझे याद आ गई। बिल्कुल उसी प्रकार का जीवन जो मैंने बचपन से अपने गांव में मेरी दादी नानी का मैंने जीवन देखा है। मेरे माता पिता जिस प्रकार से उनके बचपन के बातें मुझे बताते हैं कि स्कूल में जाने के लिए कई कई किलोमीटर तक उन्हें चलकर जाना पड़ता था, 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर। इवन मेरे माता पिता ही नहीं, मेरी पत्नी भी स्कूल में जाने के लिए कई वर्षों तक 6-7 किलोमीटर तक रोज़ चलकर उन्हें जाना पड़ता था। और मेरे माता पिता तो वो बताते हैं कि 8वीं 9वीं तक उनके पास में चप्पल तक नहीं थी। और वो मिट्टी का घर तो अभी तक भी है दादी का, हालांकि दादी अभी वहाँ रहती नहीं है, पर हाँ अभी भी 15-1 वर्ष पहले तक मेरी दादी दूसरों के खेत में काम करने के लिए जाती थी। तो ये जो पूरा वातावरण है ना गांव का, वो देखकर सच में एकदम से मुझे अपने गांव की, अपने परिवार की पूरी याद आ गई। एक और बात पर फिल्म में आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों कि पुडेनकुलम गांव को उन्होंने बहुत ही छोटा दिखाया है। इवन इस फिल्म के मेकर्स ने यहाँ तक कहा है कि एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड वाला इस गाँव को उन्होंने दिखाया है, पर फिर भी इस गांव में उन्होंने ज़बरदस्ती की पेट्रियार्की, या फिर गांव के पुरुष महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, या फिर बच्चियों को पटक पटक कर मार रहे हैं, या फिर महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इस प्रकार से गलत चित्रण उन्होंने गांव का नहीं किया है, जैसा कि ज़्यादातर भारत के फिल्म मेकर्स दिखाते हैं भारत के गाँव को अपनी फिल्मों में। क्योंकि देखिए यहाँ पर उन्हें इस गाँव के प्रति हमारे मन में सहानुभूति उत्पन्न करानी थी, इसलिए उन्होंने सही तरीके से भारत के गाँव का चित्रण किया। पर जब हमारे भारत के फिल्म मेकर्स को वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना होता है, तब वे इन्हीं भारत के गाँव को पेट्रियार्की के प्रतीक के रूप में प्रेजेंट करते हैं और गलत तरीके से भारत के गाँव का चित्रण करते हैं। अब कहानी की बात करें तो ये कहानी है तमिलनाडु के एक बहुत ही छोटे से पुडेनकुलम नाम के गाँव की, जहाँ पर बस स्टॉप तक नहीं है। बाजू के मेलूर नाम के गांव में बस स्टॉप है, पर उस गांव के जो लोग हैं वो उच्च वर्ग के हैं, मेलूर गांव के, इसलिए वो पुडेनकुलम गांव में बस स्टॉप बनने नहीं दे रहे। और पुडेनकुलम गांव के लोग अगर उनके बस स्टॉप पर जाते हैं तो वे वहां पर उनको प्रताड़ित करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। इवन उनकी पुडेनकुलम गांव की बेटियां भी अगर कॉलेज वगैरह जाने के लिए वहां जाती है तो उनको सेक्सुअली असॉल्ट वगैरह वहां पर किया जाता है, उन पर अत्याचार मेलूर गाँव के उच्च वर्ग के लोग करते हैं। तो इस प्रकार से पुडेनकुलम गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं बस स्टॉप ना होने के कारण। पर इस गांव के जो बुजुर्ग हैं पुडेनकुलम गांव के, वे शांति से जीना चाहते हैं, वो कोई झगड़ा वगैरह नहीं चाहते। पर नई पीढ़ी का युवा कर्णन वो उग्र स्वभाव का है, या जिसे गर्म मिजाज का, या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड भी हम कह सकते हैं। वो बुजुर्गों की इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता कि भाई शांति से जीना चाहिए, झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। इस कारण से एक दिन जब एक गर्भवती महिला के लिए तक बस नहीं रुकती, तो कर्णन और उसके जितने भी युवा साथी है पुडेनकुलम गांव के, वे उस बस पर अटैक कर देते हैं और पूरी की पूरी बस को तोड़ देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। इसके बाद उस बस का जो ओनर है, प्राइवेट बस दिखाई है तो उस बस का जो ओनर है वो पुडेनकुलम गांव वालों पर केस कर देता है। पर बाद में गांव वालों का क्रोध देखकर, आक्रोश देखकर वो गांव वालों के साथ समझौता कर लेता है और अपने केस को वापस ले लेता है। पर जो पुलिस ऑफिसर कन्नी बीरन है, उसे ये बिल्कुल भी सहन नहीं होता। गांव वालों का जो स्वाभिमान है, वे कैसे सीना ऊंचा करके मेरे सामने खड़े हैं, ये बात पुलिस ऑफिसर कन्नी बीरन को बिल्कुल भी सहन नहीं होती। और वो गांव के कुछ बुजुर्गों को साइन कराने के बहाने अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर के जाता है पुडेनकुलम गांव के, और वहाँ पर उन्हें अमानवीय तरीके से लहूलुहान होने तक बहुत ज़्यादा वो उन्हें पुलिस स्टेशन में पीटता है। फिर दूसरे दिन जब गांव में पता चलता है कर्णन को कि ये सब गांव के बुजुर्ग अभी भी पुलिस स्टेशन में ही है, वो वापस नहीं आए, तो वो पुलिस स्टेशन जाता है और पूरे पुलिस स्टेशन को कर्णन और उसके जितने भी साथी है वे तहस नहस कर देते हैं, तोड़ते हैं, पुलिस वालों को पीटते हैं और अपने गाँव के बुजुर्गों को वे वापस लेकर के गाँव में आते हैं। इसके बाद उन्हें पता ही होता है कि भाई पुलिस कभी भी अब गांव पर अटैक कर सकती है, इसलिए वो पूरी तैयारी करते हैं कि भाई अब चाहे पुलिस आ जाए या मिलिट्री आ जाए, हम पीछे नहीं हटने वाले, अब सबको हम सबक सिखाएंगे, चाहे पुलिस आए या मिलिट्री आए। तो पूरी तैयारी रात भर करते हैं, पर रात में कोई आता नहीं है। दूसरे दिन सुबह सुबह कर्णन को एक लेटर आता है सीआरपीएफ की तरफ से कि भाई तुम्हें ज्वाइन करने के लिए आ जाना है। तो गांव के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई आखिरकार गांव के हमारे एक युवा को सरकारी नौकरी मिली है, गवर्नमेंट जॉब मिली है। तो वे सभी उसे फोर्स करते हैं कि भाई जो भी होगा हम देख लेंगे, तुम्हें तो जाना ही होगा। उसे बहुत ज़बरदस्ती करके वे गाँव से
जाने को कह देते हैं। कर्नल निकलता है। कुछ ही समय के बाद में पुलिस फोर्स पूरी की पूरी वहाँ पर आती है और इस पुडेनकुलम गांव पर आक्रमण करती है और फिर वहाँ पर बच्चे, युवा, बूढ़े सभी को अमानवीय तरीके से पीटा जाता है। थोड़ी देर में कर्नल को ये बात पता चलती है, वो वापस आता है और जो पुलिस ऑफिसर कन्नी बीरन है उसका वो गला काट देता है। कहानी के इस हिस्से के अलावा फिल्म में कर्नल की लव स्टोरी भी दिखाई है। पुडेनकुलम गांव की ही द्रौपदी नाम की युवती और कर्नल एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने लव स्टोरी दिखाने के लिए द्रौपदी और कर्ण इन नामों का ही उपयोग क्यों किया है, इस पर मैं यहाँ पर संक्षेप में चर्चा नहीं कर सकता। इस विषय पर मैंने इसके पहले डिटेल में चर्चा की हुई है। हमारा दीपिका की फेमिनिस्ट महाभारत, ये वीडियो अवश्य देखिए, वहाँ पर मैंने विस्तार में इस पर चर्चा की हुई है। यूट्यूब पर आप केवल फेमिनिस्ट महाभारत इतना भी अगर सर्च करेंगे तो तुरंत हमारा वीडियो ऊपर ही आ जाएगा। अब बात करते हैं सिस्टम के द्वारा होने वाले अन्याय की, जिस पर पूरी की पूरी फिल्म आधारित है। अब देखिए दोस्तों, सिस्टम का चाहे कोई भी अंग या विभाग क्यों ना हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, जल विभाग हो, या फिर आरटीओ हो, या पंचायत हो, नगरपालिका हो, महानगरपालिका हो, या फिर न्यायपालिका हो, सिस्टम का चाहे कोई भी अंग या विभाग क्यों ना हो, इनमें से किसी न किसी के द्वारा हुए अन्याय का, अत्याचार का, भ्रष्टाचार का हर व्यक्ति कभी ना कभी जीवन में शिकार अवश्य होता है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी गलती के ही पुलिस के द्वारा हुए अन्याय का, हिंसा का भी शिकार हो जाते हैं। और इसी कारण से शायद बड़े बुजुर्गों को आपने कहते हुए सुना होगा कि जो समझदार व्यक्ति होता है उसे कभी भी न्यायपालिका की और पुलिस स्टेशन की सीढ़ी नहीं चढ़नी चाहिए। या आपने भी सुना होगा अपने घर के या समाज के बड़े बुजुर्गों से। और ये कितनी बड़ी विडंबना है, देखिए दोस्तों, कितना दुखद ही है कि सिस्टम के, प्रशासन के जिन विभागों पर, जिन अंगों पर लोगों का सबसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए, लोग उन्हीं से सबसे ज़्यादा डरते हैं। भले ही जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, पर जितना हो सके वे उनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं। ये कितना ज़्यादा दुखद है, पर यही सत्य है। और दोस्तों, आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी सिस्टम के द्वारा होते अन्याय का, अत्याचार का, हिंसा का सामना अवश्य किया होगा। अन्याय और हिंसा का नहीं तो कम से कम भ्रष्टाचार का सामना तो आपने किया ही होगा। आपने अपनी आंखों के सामने कई बार देखा होगा कि भाई कोई व्यक्ति गलत है, पर फिर भी पैसे देने के कारण वो चुटकी बजाते ही छूट जाता है या चुटकी बजाते ही उसका काम हो जाता है। पर दूसरी तरफ आप सही है, फिर भी उसी काम के लिए आपको महीनों तक, कई बार वर्षों तक रुकना पड़ता है। मैं अपने जीवन की बात बताऊं तो मैंने तो सिस्टम और प्रशासन के द्वारा होते अन्याय और अत्याचार को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से झेला है। और दोस्तों, मैं केवल उस 2009 की घटना की बात नहीं कर रहा, उसके बाद भी, घर पर आने के बाद भी मैंने अन्याय और हिंसा को झेला है। उस कारण से मेरे माता पिता, पत्नी, उनकी पीड़ा को मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर दोस्तों, बचपन से ही माता पिता और गुरुदेव के संस्कार ऐसे रहे हैं कि कभी भी गलती से भी, चाहे कितनी भी पीड़ा का, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का, संकट का सामना क्यों ना करना पड़े, पर कभी भी गलती से भी, सपने में भी अपने ही देश, अपने ही सिस्टम, अपने ही प्रशासन और अपने ही सुरक्षा बलों के विरुद्ध गलत बात गलती से भी कभी मन में नहीं आई और आने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये देश हमारी मातृभूमि है। और जब हम अपने देश को अपनी मातृभूमि मानते हैं तो ये पूरा देश हमारा एक परिवार हो जाता है। और दोस्तों, अगर हमारे परिवार में कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, या किसी का स्वभाव हमें पसंद नहीं हो, या पता होता है कि भाई कोई व्यक्ति कितना स्वार्थी है या हमारे विरुद्ध वो कोई षड्यंत्र कर रहा है, परिवार में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसका अर्थ ये नहीं होता कि हम अपने ही परिवार को बम से उड़ा दें। ऐसा तो हम नहीं करते ना। हम परिवार के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और अगर सॉल्व नहीं हो जाता तो उन्हें इग्नोर करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब भाई, एक्सेप्शंस के बारे में मत बताना। कुछ लोग कहेंगे कि भाई कई लोग तो अपने परिवार की हत्या कर देते हैं। भाई, एक्सेप्शंस की बात यहाँ नहीं हो रही। कुतर्क करना हो तो कुतर्क कहीं पे भी किया जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। उसी प्रकार से जब आप अपने देश को अपनी मातृभूमि मानते हैं तो ये पूरा देश, उसका सिस्टम, उसका प्रशासन आपके परिवार का एक हिस्सा हो जाता है। और जब परिवार में प्रॉब्लम होती है तो उसे हम सुलझाने का प्रयास करते हैं, उस समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं, ना कि अपने ही परिवार को बम से उड़ाते हैं। जैसा कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहती है कि भाई सो कॉल्ड रिवोल्यूशन लाने के नाम पर, सो कॉल्ड क्रांति लाने के नाम पर, रेजिस्टेंस के नाम पर हिंसा का समर्थन किया जाता है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में अपने ही देश के विरुद्ध, एक सिस्टम के विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बातें की जाती है सो कॉल्ड रिवोल्यूशन के नाम पर। जैसे कि अगर आपको अपने देश से प्रॉब्लम हो तो देश तोड़ने की बातें करो, या अपने ही देश से प्रॉब्लम हो तो संसद को बम से उड़ा दो, जैसे कि वी फॉर वेंडेटा मूवी में दिखाया गया है। आज भी दुनिया भर के कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट उस फिल्म को अपने सर पर लेकर नाचते हैं। वी फॉर वेंडेटा में जो गाय फॉक्स का जो मास्क है उसे रेजिस्टेंस का सिंबल माना जाता है। या फिर अगर किसी के चोर पिता को पुलिस ने थोड़ा सा परेशान किया हो तो उसका बेटा अपने ही देश की बैंक को लूटता है रेजिस्टेंस के नाम पर। मनी हाइस्ट में दिखाया है। और उस फिल्म को भी पूरे विश्व के जो कम्युनिस्ट वगैरह है वो कैसे सर पर लेकर, फिल्म नहीं सीरीज़ को, पूरे विश्व के जो कम्युनिस्ट वगैरह है कैसे सर पर लेकर नाचते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मनी हाइस्ट में भी जो मास्क दिखाया गया है उसको भी रेजिस्टेंस के सिंबल की तरह यूज़ किया जाता है अलग अलग प्रोटेस्ट में। इवन उसका जो बेला चाओ सॉन्ग है उसे भी दुनिया भर के अलग अलग प्रोटेस्ट में यूज़ किया जाता है। भारत में भी उसका हिंदी वर्जन अभी भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।
सीए और एनआरसी के विरोध के नाम पर जब देश को जलाया गया था, उस समय भी उसके हिंदी वर्जन के सॉन्ग का उपयोग किया गया था। अलग अलग आंदोलनों में, सो कॉल्ड आंदोलनों में भी भारत में उसका उपयोग किया गया है। उसके वीडियोस वगैरह भी आप देख सकते हैं। यही नहीं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी तो ये भी कहती है कि भाई अगर किसी राजनेता से प्रॉब्लम हो तो उसको गोली मार दो, जैसे कि रंग दे बसंती में दिखाया गया है। या फिर कॉरपोरेट वर्ल्ड से प्रॉब्लम है, बिजनेसमैन से प्रॉब्लम है तो भाई उनको मार दो। जैसा कि 80-90 के दशक की कई सारी फिल्मों में आपने देखा हो कि भाई जो मिल मालिक है, कारखाने का मालिक है, उनको बिल्कुल दरिंदों की तरह दिखाया जाता था और फिर उनको मारने को सेलिब्रेट किया जाता था। और कि 80-90 नहीं, अभी भी ऐसी फिल्में बनती रहती है। और केवल भारत में ही नहीं, हॉलीवुड में तो पूरा ईट द रिच नाम का एक जॉनर है फिल्मों का। मैंने ईट द रिच फिल्मों के बारे में अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर देखिए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मैंने वहाँ पर की हुई है। केवल यही नहीं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी तो ये भी कहते हैं कि अगर आपको अपने मालिक से प्रॉब्लम है और अपने सो कॉल्ड बंधनों को अगर आपको तोड़ना है तो अपने मालिक की हत्या कर दो, जैसे कि व्हाइट टाइगर में बताया गया है। या फिर आपको अपनी ही पुलिस से प्रॉब्लम है तो भाई उनकी हत्या कर दो। या फिर अगर आपको पुलिस प्रशासन से प्रॉब्लम है तो उनको गोलियों से भून दो, जैसा कि चक्रव्यूह फिल्म में दिखाया गया है। उसमें तो भाई नक्सलियों को क्रांतिकारी कहा गया है और सैकड़ों पुलिसकर्मियों की हत्या को एक प्रकार से जस्टिफाई किया गया है। ऐसे तो कई सारी फिल्मों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। पर दोस्तों, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकती। अनाकी अराजकता किसी भी समस्या का हल नहीं होती है। लोकतंत्र में, सभ्य समाज में कम्युनिज्म का कोई भी किसी भी प्रकार से स्थान नहीं हो सकता। आज हम किसी विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध नहीं लड़ रहे। ये हमारा देश है, यहाँ लोकतंत्र है, न्याय व्यवस्था है। अब चलिए दोस्तों, एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। रंग दे बसंती फिल्म का आप उदाहरण लीजिए। उस फिल्म में एक राष्ट्रवादी पार्टी दिखाई है जो बहुत ही ज़्यादा तुच्छ मानसिकता की है। भगवा ध्वज वो अपने हाथ में पकड़ते हैं और उस पार्टी के एक नेता को भ्रष्टाचारी दिखाया है और उस नेता की हत्या का फिल्म में समर्थन किया गया है। अब अगर इस बात को हम सही मान ले तो कल्पना करिए देश में क्या हालात हो जाएंगे। आज हर किसी को किसी न किसी पार्टी से प्रॉब्लम है। किसी को कांग्रेस से प्रॉब्लम है, किसी को बीजेपी से प्रॉब्लम है, किसी को फलाने नेता से प्रॉब्लम है तो किसी को फलानी पार्टी से प्रॉब्लम है। और सोचिए अगर ये सारे के सारे लोग इन पॉलिटिशियंस की हत्या करने लग जाए तो देश में क्या हालात हो जाएंगे, देश में क्या परिस्थिति होगी, आप सोचिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि आपको जो पॉलिटिशियन गलत लगता हो दूसरे को भी गलत लगे, आपको जो बात समस्या लगती है वो दूसरे को भी समस्या लगे। हर किसी का समस्या की तरफ देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। किसी के लिए राष्ट्रवाद सबसे बड़ी समस्या है तो किसी के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, बिल्कुल एक सिंपल सी बात है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अनुसार समाज में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो 4 लोगों के कारण है। एक तो है कॉरपोरेट वर्ल्ड, दूसरी है नेशनलिस्ट गवर्नमेंट यानी राष्ट्रवादी सरकार, तीसरा है रिलीजन और चौथे हैं हमारे सुरक्षा बल। इन चारों को वो अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं और इसी कारण से जितनी भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर आधारित फिल्में या साहित्य है उनमें अलग अलग जस्टिफिकेशन देकर, अलग अलग रीज़न देकर इन चारों की हत्या का समर्थन किया जाता है, इन चारों की हत्या को जस्टिफाई किया जाता है। एक और उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर आधारित फिल्में या साहित्य होता है उसके माध्यम से जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, उद्योगपति है, उनके विरुद्ध भी बहुत सारा विश्वमन किया जाता है, नफरत और जहर फैलाया जाता है और इसके भयावह परिणाम हमने अपने देश में देखे हुए हैं। जैसे कि कोलकाता, जहाँ पर एक समय सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे थे, पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद में ज़्यादातर उद्योग धंधे वहाँ से बाहर चले गए। एक बहुत ही रक्तरंजित इतिहास उस समय का वहाँ का रहा है। और केवल यही नहीं, 70-80 के दशक में देश में और भी कई जगहों पर बड़े बड़े मिल कारखाने बंद हुए थे और इस कारण से कई सारे लोग बेरोजगार हुए थे। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? गरीबों और मजदूरों को ही हुआ। और तब से लेकर के आज तक भी आप देख लीजिए, अभी कुछ ही महीने पहले कर्नाटक के विंस्टन आईफोन प्लांट में कितनी भयानक आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? गरीबों, मजदूरों और देश को ही हुआ। देश की छवि खराब हुई। हो सकता है कि इसके पीछे चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का हाथ हो, क्योंकि चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि भाई भारत का विकास हो, भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। क्योंकि भारत अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान चाइना को ही होगा। और इसीलिए शायद चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के इशारे पर भारत पर काम करने वाले कुछ लोग ऐसा षड्यंत्र रचते होंगे, ऐसा हो सकता है। पर आश्चर्य देखिए दोस्तों, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पूरे विश्व में गरीब, किसानों और मजदूरों के नाम पर राजनीति करती है, उनके नाम पर बड़े बड़े संगठन इन्होंने खोल कर रखे हैं पूरे विश्व में, ऐसी कम्युनिस्ट सरकार जिस चाइना में है वहाँ पर गरीबों या किसानों और मजदूरों के हक के लिए लड़ने वाला एक भी संगठन नहीं है। और वहाँ पर अगर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के विरुद्ध कोई एक बात भी बोलता है, प्रदर्शन तो छोड़ दीजिए, कोई अगर कुछ बात बोलता भी है सोशल मीडिया पर, तो दूसरे दिन वो व्यक्ति गायब हो जाता है। ये कम्युनिस्टों की सच्चाई है। और इसलिए कम्युनिस्टों की हमेशा से एक स्ट्रेटेजी रही है कि
जहाँ पर उनकी सरकार नहीं होती वहाँ पर वे गरीब किसान और मजदूर के नाम पर राजनीति करते हैं, और इसलिए वे हमेशा से ही जो गरीब किसान और मजदूर है उन्हें गरीबी रखने का प्रयास करते हैं, उन तक विकास ना पहुंचे इसका वो पुरजोर प्रयास करते हैं। इसलिए नक्सली विचारधारा को समर्थन देते हैं, ताकि जब सरकार आदिवासी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने का प्रयास करती है, वहाँ पर रास्ते आदि बनाने का प्रयास करती है, तो यही नक्सली उन रास्तों को, उन प्रोजेक्ट्स को बम से उड़ा देते हैं, ये कहकर कि भाई ये सरकार हमारी ज़मीन को चुरा रही है, हमारी ज़मीन को हड़प रही है। ये कहकर वो ऐसे गरीब और आदिवासी क्षेत्रों में विकास को पहुँचने नहीं देते, और विकास से उन गरीबों को, आदिवासियों को दूर रखकर वे उनके मन में अपने ही देश और सिस्टम के प्रति एक असंतोष की भावना उत्पन्न करते हैं। एक तरफ उनको वो बताते हैं कि देखो देखो सरकार विकास नहीं करती, और वे खुद ही विकास कार्य वहाँ पर पहुँचने नहीं देते, और इधर ये जो अर्बन नक्सल्स होते हैं वो ऐसे नक्सलियों को बढ़ावा देते हैं, उन्हें क्रांतिकारी वगैरह बताते हैं। और केवल यही नहीं, केवल नक्सली ही नहीं, दूसरी तरफ कुछ तथाकथित पर्यावरणवादी भी है हमारे देश में, सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट। वो भी हमेशा से पुरजोर प्रयास करते हैं कि जब भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण विकास कार्य का प्रोजेक्ट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा डालने का वो प्रयास करते हैं कि भाई ये पर्यावरण के लिए खतरनाक है, ये इससे बहुत भयानक परिणाम हो जाएंगे, ये ज़मीन वगैरह सरकार हड़प रही है, इसका वो विरोध करते हैं, कुछ कोर्ट में वगैरह केस डालते, कुछ ना कुछ करके उस विकास कार्य में एक अड़ंगा डालने का प्रयास किया जाता है। ये सब इसलिए ताकि जो गरीब किसान और मजदूर है उनका कभी विकास ना हो। सरकार अगर किसानों को आड़तियों के चंगुल से मुक्त करने के लिए कोई कानून लाती है तो उसका तक ये विरोध करते हैं, क्योंकि भाई वो आड़तियों के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे तो किसानों को तो विकास हो जाएगा ना। तो हमेशा से इनकी स्ट्रैटेजी रही कि भाई गरीब किसान और मजदूरों को हमेशा से ही गरीब रखा जाए, उन्हें विकास से दूर रखा जाए, ताकि इनकी राजनीति चलती रहे। और इसमें केवल कम्युनिस्ट ही नहीं है, तथाकथित सेक्युलर पार्टियां भी होती है, क्योंकि तथाकथित सेक्युलर पार्टियां दशकों से गरीबी हटाओ का नारा देकर ही तो विकास अपनी राजनीति करते आए थे। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हर इलेक्शन में 65 वर्षों से ये गरीबी हटाओ का नारा देकर ही राजनीति करते आए थे। पर जब अब पिछले 5-6 वर्षों में आप देखिए 2014 के बाद में देश में कितनी गति से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। आपने देखा, मतलब 2014 से पहले आप देख लीजिए जितने भी इलेक्शन के कैंपेन्स होते थे उनमें मुख्य मुद्दा क्या रहता था? बिजली, सड़क और पानी। पर 2014 के बाद के आप इलेक्शन कैंपेन्स को देख लीजिए, देखा कहीं पर आपने जो बड़ी बड़ी इलेक्शन रैलीज है वहाँ पर राजनेता कोई बिजली, सड़क, पानी की बातें कर रहे हैं? कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि आज 2014 के बाद में जिन हज़ारों गाँवों को बिजली से दूर रखा गया था वहाँ पर गांव गांव बिजली पहुँचाई गई है। जहाँ पर हमेशा लोड शेडिंग वगैरह होती थी वो लोड शेडिंग बंद हो गई है। मैं हमारे गांव का उदाहरण देकर बता रहा हूँ। हर हफ्ते रोज़ सुबह 2 घंटे 3 घंटे या शाम को 3-4 घंटे हर रोज़ लोड शेडिंग होती थी। हफ्ते में 1-2 दिन पूरे दिन लाइट चली जाती थी। पर 2014 के बाद से लोड शेडिंग पूरी तरीके से बंद हो गई है। गांव-गांव हमारे जहां खेती है वहां पर भी सिंगल फेज लाइट कम से कम 24 घंटे रहती है। तो और केवल बिजली ही नहीं, आप सड़क देख लीजिए, नितिन गडकरी जी कितना विकास कर रहे हैं। आप रेलवे को देख लीजिए, कितनी तेज़ी से रेलवे का विकास हो रहा है। या शौचालय देख लीजिए, या गरीबों के जो 30 करोड़ से ज़्यादा गरीबों के जो जनधन अकाउंट खोले गए हैं। इतने वर्षों तक उन्हें सिस्टम से दूर क्यों रखा गया? ताकि उनके मन में अपने ही देश और सिस्टम के विरुद्ध एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो। पहले ये खुलकर कहा जाता था कि भाई हम 1 रुपया देते हैं तो नीचे तो 15 पैसे ही पहुंचते हैं, बीच में खा जाते हैं लोग, ये खुलकर कहा जाता था। पर आज ऐसा नहीं है। जो भी योजनाओं के पैसे होते हैं, अलग अलग सब्सिडी के पैसे होते हैं, उसे डायरेक्टली लाभार्थी के खाते में डाला जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसके वर्ष के जो 6,000 रुपये हैं वो डायरेक्टली किसानों के खाते में जाते हैं, बीच में कोई बिचौलिए नहीं है। देश में 5 करोड़ के करीब राशन, जो फर्जी राशन कार्ड थे, उनको बंद कर दिया गया। सोचिए 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड, इनके नाम पर कितने लाखों टन अनाज गरीबों का हर महीने हड़पा जाता होगा। तो ये जो बिचौलिए हैं, जो इस प्रकार से बीच में सब ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनको तो तकलीफ होगी ना। पर सोचिए इतने वर्षों से क्यों ये 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड थे? क्यों गरीबों को सिस्टम से, बैंकिंग सिस्टम से क्यों दूर रखा गया था? क्यों उन तक पूरा योजना के, उनके सब्सिडी के पैसे पूरे क्यों नहीं पहुंचने दिए जाते थे? आज पूरे 65 वर्षों में जितने शौचालय नहीं बने, उससे ज़्यादा शौचालय पिछले 5-6 वर्षों में बने हैं। क्यों ये पहले नहीं हो पाया इतना तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास? क्यों गरीबों को हमेशा से गरीब रखने का प्रयास किया गया? इसके पीछे केवल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी नहीं तो तथाकथित सेक्युलर पार्टियों की राजनीति भी इसी से चलती है, गरीबी हटाओ के नारे लगाने से। पर आज वो ऐसी बातें नहीं कर पा रहे। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि देश का विकास वही कर सकता है जो देश को अपनी मातृभूमि मानता है, जिसकी एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, जो नेशनलिस्ट जिसकी आइडियोलॉजी है, वही व्यक्ति देश का विकास कर सकता है ना।
भले ही उसे सिस्टम से प्रॉब्लम हो तो वो सिस्टम को उड़ाने की बातें नहीं करेगा, बम से उड़ाने की बातें नहीं करेगा, अपनी सिस्टम अपनी सुरक्षा बलों को गोलियों से भूनने की बातें नहीं करेगा, वो सिस्टम को सुधारने की बातें करेगा और जेन्युइनली वो देश को सुधारने का, आगे ले जाने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि वो इस देश को अपनी मातृभूमि मानता है। पर जो विचारधारा, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, उनका राष्ट्रवाद से 36 का आंकड़ा है, नेशनलिज्म से 36 का आंकड़ा है, उनके अनुसार नेशनलिज्म तो फासिज्म होता है, नेशनलिज्म तो रेसिज्म होता है, नेशनलिज्म इज जस्ट एन एक्सक्यूज टू सप्रेस डिसेंट एंड परपेचुएट वायलेंस, इस प्रकार की जो बातें करते हैं, उनके अनुसार राष्ट्रवाद ही, नेशनलिज्म ही दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है, जिनके अनुसार वो मतलब उन्हें सिस्टम से प्रॉब्लम होगा तो क्योंकि नेशन नाम की थियरी उनके दिमाग में बैठती नहीं ना, वो तो बस कुछ भी, जिस भी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो तो उनके पास एक ही सॉल्यूशन होता है कि भाई तोड़ दो, किसी चीज़ से प्रॉब्लम तो उसे उड़ा दो, तोड़ दो, खत्म कर दो। पर इससे विकास नहीं होता है और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों, किसानों और मजदूरों का ही होता है, क्योंकि ये लोग रेजिस्टेंस के नाम पर, रिवोल्यूशन के नाम पर इन्हीं गरीब किसानों और मजदूरों के हाथ में हथियार पकड़वाते हैं और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं गरीबों, किसानों और मजदूरों का ही होता है। अब देखिए, फिल्में बनाकर तो किसी भी बात को जस्टिफाई किया जा सकता है, इवन देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने को तो जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि एक जो लेखक होता है ना, उसकी लेखनी में, उसकी कलम में, उसकी स्याही में बहुत बहुत ताकत होती है हमारे माइंड के साथ खेलने की, हमारी भावनाओं के साथ खेलने की। वो किसी भी कैरेक्टर को कैसे भी लिख सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर के प्रति हमारे मन में सहानुभूति उत्पन्न कर सकते हैं। तो किसी फिल्म या साहित्य में किसी बात को कितना बढ़िया तरीके से जस्टिफाई किया गया है, डिफेंड किया गया है, ये बात उतनी मायने नहीं रखती है। मायने ये बात रखती है कि क्या सही है और क्या गलत है। बाकी कर्णन एक टेक्निकली वेल मेड फिल्म है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं कर्णन को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। फिल्म में ढेर सारा वायलेंस है, खून खराबा है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, तो परिवार के साथ में या बच्चों के साथ में देखने जैसे तो ये फिल्म बिल्कुल नहीं है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।